नमस्कार, बिहार का रण देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। 17 जिलों के 94 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई, जो तकरीबन शाम 6 बजे तक चलेगी। दूसरे चरण की वोटिंग में जिन नेताओं की प्रतिष्ठा और किस्मत दांव पर है, उनमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी शामिल है। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से मैदान में है, तो तेज प्रताप यादव हसनपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं आज से अब तक तीसरे चरण के लिए जोर लगाने के लिए कई दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं। वहीं इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया में जनसभा को भी संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में दूसरे चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश और बिहार की जनता कुछ लोगों को समझ चुकी है। वहीं उन्होंने गरीबी हटाने को लेकर भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जिस तरीके से आज अररिया में पीएम मोदी की जनसभा हुई और उसमें जो आक्रामक अंदाज पीएम मोदी का देखने को मिला, तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विपक्ष के तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला है, अपने आप में अपने भाषण में बहुत कुछ पीएम मोदी ने कह दिया है। बिहार में कहा जाता है, अनकर धन पाई त नौमन तो लाई। स्वार्थ का भाव ये कि जब दूसरे का पैसा है, जितना चाहे मार लो, खरीदो, क्या फर्क पड़ता है। जब जनता का पैसा है तो जितना चाहे लूटो। ये लोग जनता के लिए, आपके लिए काम नहीं कर सकते। लेकिन आज बिहार की जनता, देश की जनता इन सब लोगों की सच्चाई बराबर जान चुकी है। आप देखिए, ऐसे ही झूठ बोल बोलकर कांग्रेस ने देश के लोगों को क्या क्या सपना दे ही दिखाया। याद कीजिए, दशकों पहले की वो दिन उछल उछल करके बोल रहे थे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। चुनाव आते ही कहते थे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, माफ करेंगे। कभी फौजियों को मिलते थे तो कहते थे, देखिए वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। कभी व्यापारियों से मिलते तो फिर जब लॉलीपॉप पकड़ा देते थे, टैक्स का जाल कम करेंगे, टैक्स का जाल कम करेंगे। बातें बहुत की, लेकिन भाइयों बहनों, इतिहास गवाह है, दस्तावेज मौजूद है, इन्होंने इसमें से एक भी काम नहीं किया। चलिए, कुल मिलाकर के सीधे तौर पर कांग्रेस और महागठबंधन को पीएम मोदी ने आड़े हाथों लिया है। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। बिहार में एक तरफ दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है, वहीं तीसरे चरण की जनसभाओं में पीएम मोदी ने जमकर के विपक्ष और महागठबंधन को खासतौर पर निशाने पर लिया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चितरंजन गगन साहब मेरे साथ पैनल में शामिल हुए हैं, आरजेडी नेता है। नीलांशु रंजन साहब जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मृत्युंजय झा साहब पैनल में मौजूद हैं, बीजेपी नेता हैं। एस अहमद वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू से। संदीप त्रिपाठी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शामिल हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहले कुल मिलाकर के राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार साहब आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से पूरे आश्वासन के साथ में, पूरे आश्वस्त होकर के पीएम मोदी का पूरे उसके साथ में एक जोशो खरोश के साथ में पीएम मोदी का ये भाषण था, और उसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि पहला चरण तो एनडीए के फेवर में गया। अब दूसरे चरण में क्या कुछ रहने वाला है, तीसरे चरण में किस कदर एनडीए की सरकार बनेगी, ये काफी बड़ा एक असर सा देखने को मिल रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज में और भाषा में। किस तरीके से देख पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। नीलांशु रंजन साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन रहा हूं। आपको मिल रही मेरी आवाज? जी बिल्कुल। नीलांशु जी, सवाल वही है, जिस तरीके से पीएम मोदी की जनसभा आज रही है और सीधे तौर पर विपक्ष और महागठबंधन यानी कि पूरे विपक्ष को उन्होंने आड़े हाथों लिया और विकास को लेकर के जो भी बातें कही, सबसे बड़ी बात यह भी है कि प्रथम चरण के मतदान के बाद में जिस तरीके का उन्होंने पूरी तरह से आम जनता के सामने ये अपना व्यू रखा कि पहले फेज के मतदान में बिहार में एनडीए लौट रहा है, और दूसरे चरण और थर्ड चरण में जिस तरीके से उनका आक्रामक चुनावी प्रचार देखने को मिला, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं इसको?
जी, प्रधानमंत्री का ये आक्रामक रवैया, मैं कहूंगा कि ठीक है, आपने जो कल की चर्चा की ठीक है, लेकिन आज इसके साथ साथ मैं इसकी चर्चा करना चाहूंगा कि जब आज नीतीश कुमार मतदान करने को गए थे तो वहां बूथ पे उन्होंने कुछ भी मीडिया वाले से बात नहीं की और चुपचाप वहां से वो निकल गए बगैर कुछ फाइट किए थे। तो एक बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार का भी आप इसकी चर्चा कर लें और एक आप जो है नरेंद्र मोदी की जो चर्चा कर रहे हैं, दोनों का चर्चा कर लें, दोनों को मिला के आप कॉम्पैरेटिवली आप मिला लें कि आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ठीक है, उनका बोलना उनका काम है, वो बोलेंगे ही और बहुत जोर शोर से भी बोलेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें जब वो अभी वो गिना रहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते हैं, उसको लॉलीपॉप थमाते हैं, लेकिन आपने बहुत सारी बातें की थी, प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत सारी बातें की थी उसका जिक्र नहीं करते। वो बिहार आते थे, बेरोजगारी का जिक्र नहीं करते हैं, वो सारी बातें बताएंगे, वो सीएए की चर्चा करेंगे, राम मंदिर की चर्चा करेंगे, बाकी सारे मुद्दों की चर्चा करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो एजेंडा सेट किया है, जो फिक्स किया है, उसको लेकर वो कोई चर्चा नहीं करेंगे। बेरोजगारी पे कभी चर्चा नहीं करते हैं, मुंगेर में गोली कांड हो जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन वो बाकी नेशनल इश्यूज की सारी नेशनल इश्यूज को उठाएंगे, जबकि विधानसभा मुद्दे और भी होते हैं। लेकिन आप ये मान लें कि इस बार जो बेरोजगारी का जो मुद्दा, यानी कि जब तेजस्वी ने कहा रोजगार का 10 लाख रोजगार का जो लाया, उसके बाद पूरा का पूरा चुनाव आप मानेंगे कुमार राकेश कि वो पूरा का पूरा चुनाव फोकस्ड हो गया उस पर, लेकिन प्रधानमंत्री जी उससे बचते नजर आते हैं, नीतीश कुमार जी भी उससे बचते नजर आते हैं। वो सिर्फ ये कहेंगे कहाँ से पैसा लाओगे, जेल से लाओगे वगैरह वगैरह, और मुझे तो लगता है कि जो बौखलाहट नजर आ रही है नीतीश कुमार जी को, तो वो कुछ और भी बयान कर रहा है। हाँ, बोलिए कुमार राकेश। चलिए, मृत्युंजय झा साहब आपके पास आना चाहेंगे, जवाब लेना चाहेंगे। जिस तरीके से नीलांशु रंजन साहब ने जिक्र किया एक विश्लेषक के तौर पर, सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी का जिन्न आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है और उन मुद्दों पर आप लोग बात करने को तैयार नहीं है, जो मुद्दे खासतौर पर बेरोजगारी का मुद्दा, सीएमआई की रिपोर्ट 46% के आसपास बेरोजगारी, उन मुद्दों पर आप लोग बात करने को तैयार नहीं है। केंद्रीय नेता कहीं न कहीं राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के विधानसभा चुनाव में उतर जाते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों को लेकर के हावी नहीं है। अगर बात करने की कोशिश की जाती है तो बौखलाहट दिखाई देती है सीधे तौर पर। मृत्युंजय झा साहब, मुझे ये आश्चर्य लगता है भाई, हम जब बोल रहे हैं 19 लाख तो हम गलत बोल रहे हैं, और वो 10 लाख बोल रहे हैं, इसका मतलब वो महात्मा हो गए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जब बोलती है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो हम गलत बोल रहे हैं। और तेजस्वी बहुत सारे आरजेडी और कांग्रेस के लोग संत हो गए हैं। बिहार को लूटने का और बर्बाद करने का काम कोई अगर किया है तो आरजेडी कांग्रेस के लोगों ने किया है, और वो आज संत होने की कोशिश कर रहे हैं। मृत्युंजय झा साहब रोकना चाहूंगा, मृत्युंजय झा साहब रोकना चाहूंगा, शत्रुघ्न सिन्हा शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। अगर दोनों में से कोई जाता है तो आपको दुख तो होगा ना। अरे कमाल है, व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं, देश और प्रदेश का मामला और है। यहाँ आज चुनाव है, लोकतंत्र है, लोग बिहार में बदलाव की ओर देख रहे हैं, परिवर्तन की ओर देख रहे हैं, जो क्रांतिमय वातावरण पैदा हुआ है, और विशेषकर युवा दबंग, जानदार, शानदार, दमदार नेतृत्व हमारे अपने तेजस्वी यादव के प्रति, और खासकर हमारे बच्चे जो यूथ ब्रिगेड के बहुत ज़बरदस्त अहम अंग हैं, हिस्सा हैं, लव सिन्हा, उनके प्रति और उनके जैसे और बहुत सारे यंगर जनरेशन के लोग आए हैं, उनके प्रति कुल मिलाकर काफी उत्साह में देखा जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने साफ तौर पर बयान दिया, युवाओं की ओर बिहार देख रहा है, किस तरीके से देख पा रहे हैं, और आपकी बात प्लीज पूरी कीजिए मृत्युंजय झा साहब। देखिए, मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी का भी मैं सुन रहा था, शत्रुघ्न सिन्हा जी को शानदार, दामदार, शानदार लग रहे थे नरेंद्र मोदी, आज उनको तेजस्वी में ये सब दिख रहा है। कहते हैं कि कलाकार का तो कोई नहीं है, जैसा जिसका पैसा लेगा, जिसका साथ रहेगा उसका हाथ करेगा, वाहवाही करेगा। और इसलिए मैं उनकी बातों पे बहुत नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने कहा है तो करके दिखाया है। इस बिहार में अगर गांव-गांव बिजली है तो ये केवल एनडीए ही कर सकती थी। इस गांव के हर एक गांव कनेक्टिविटी से जुड़ा है, सड़क से जुड़ा है, जिसके कारण से रोजगार बढ़ा है, लोगों के अवसर बढ़े हैं, तो ये केवल एनडीए कर सकता है। अगर गली सड़ी का पक्कीकरण की योजना हो तो ये कर सकता है, तो एनडीए कर सकता है। बिहार में अगर प्रधानमंत्री आवास की राशि बढ़ा करके ठोस पक्के मकान की बात करता हो तो वो एनडीए कर सकता है। बिहार में अगर हर एक गांव में अगर कोरोना के समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और दाल देने का काम करेगा तो एनडीए ही कर सकता है। और ये किस करेंगे? तो 15 साल तक इनको शासन दिया गया था, लालू जी, माननीय राबड़ी जी ने शासन किया था। विपक्ष का तो सीधे तौर पर ये भी आरोप है, विपक्ष का तो सीधे तौर पर ये भी आरोप है, आप जंगल राज की बात करते हैं आज भी। विपक्ष का तो सीधा ये भी आरोप है आप लोगों के ऊपर, आज भी आप जंगल राज की बात करते थे जो 15 साल पहले करते थे। आज अगर मुद्दा है, आज अगर विकास के मुद्दे तो उन पर बात करिए। नहीं, मैं मुद्दा इसलिए कह रहा हूँ कि जो आदमी यह विषय उठाता है कि हमने कुछ नहीं किया, उसका कंपेरिजन तो ये होगा उसने क्या किया। जब तक उसने किया नहीं, जो
क्यों दिखाया था, जिस सरकार के सामने 15 साल शासन करके बिहार को गर्त में डाल दिया, वो आज बड़ी बड़ी बात करता है कि आपने क्या किया। हमने तो किया है इस बिहार के अंदर में, यही बिहार का चेहरा था। दुनिया के अंदर बिहार का जो नाम बढ़ा है, बिहार का जो शान बढ़ा है, और नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 बार लाइव आकर उद्घाटन करके बिहार को करोड़ों रुपए का पैकेज देने का काम किया है। तो ये तो कुछ देने का काम नहीं किया। तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं और कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा संत हो गया, अरबों खरबों की संपत्ति, अभी वो करते क्या है, अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। इस बिहार के लोगों के, गरीब लोगों की बात करने वाले लोग, उसी गरीब का पसीना निचोड़ करके पीने का काम किया इन्होंने, उसके खून पीने का काम किया, तब जाकर क्या कुछ संपत्ति जमा किया। तो इसलिए केवल संत बनने का प्रयास न करें। 10 लाख रोजगार देंगे, जब वो यहाँ जहाँ उनके नेता बैठे हुए थे लालू जी और राबड़ी जी, उस समय तो यहाँ के लोग पलायन कर गए नौकरी के चक्कर में, लोग घर घर गांव खाली हो गया, और आज वो कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। नौकरी के बारे में मालूम है क्या उनको, नौकरी क्या होता है? इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, राजनीतिक स्टंट कर सकते हैं। चित्ररंजन गगन साहब जवाब ले लेते हैं। मैच्योर जनता है, झा साहब जवाब ले लेते हैं, चीज का हिसाब लेगी। झा साहब प्लीज जवाब ले लेते हैं। झा साहब लौटूंगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर स्तंभ है तो वैशाली का गणतंत्र है। मुस्कुरा रहे हैं चित्ररंजन गगन, आपकी बातों से मुस्कुरा रहे हैं। संदेश देने का काम झा साहब लौटूंगा। बहुत ही मैच्योर है, वो जरूर इस पर मोहर लगाएगी। झा साहब लौटूंगा, बढ़ती रफ्तार को आगे बढ़ाएगी। झा साहब लौटूंगा। आपके आत्मविश्वास को देख करके चित्ररंजन गगन साहब मुस्कुरा रहे हैं, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। नहीं राकेश जी, अभी आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना है और नीतीश जी का जो बॉडी लैंग्वेज था वह बताया, और अभी मृत्युंजय जी का जो मैं बात सुन रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। तीनों को जब मिलाकर देखिएगा तो रिजल्ट सामने दिखाई पड़ रहा। दिलांशु जी का विश्लेषण भी मैंने सुना, तटस्थ विश्लेषण उनका था। देखिए मुद्दा बिहार में आज बेरोजगारी है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, स्वास्थ्य शिक्षा है और विकास का मामला है। अब ये लोग कौन आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं समझ में नहीं आता कि यह आंकड़ा कहाँ से लोग लाते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि झूठे दावे करते हैं। पहली बात मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण पर करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे थे, खुद कटघरा में वो अपने को खड़ा कर रहे थे। जनता हंसती है उनकी बातों पर कि यह दूसरे को कर रहे हैं। क्या हुआ जब इन्होंने घोषणा किया था 2014 में, 2015 में 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार को देने की बात की थी उन्होंने, बोली लगाकर कितना चाहिए। तो दावा कर रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा ने तो कहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 1,25,000 करोड़ दे चुके हैं। नहीं, कहाँ दिए, आखिर वो पैसा कहाँ गया, जनता वही खोज रही है। दूसरा दावा कर रहे हैं बिजली का, सड़क का। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वह सड़क कैसे बना, बिजली कहां से आई, मैं उसका नहीं करूंगा। लेकिन 15 वर्षों में इन्होंने क्या किया उसका जवाब नहीं देंगे। 15 वर्ष पहले का इतिहास का बासी पन्ना उलटना शुरू कर देते हैं। और बिजली की स्थिति यह है कि 15 साल में 1 यूनिट बिजली इन्होंने पैदा नहीं किया। कई बार माने कई कॉन्फ्रेंस हुए, बाहर से लोगों को बुलाया गया उद्योग लगाने के लिए, 1 यूनिट नहीं। यही प्रधानमंत्री जी, हेलो प्लीज यही प्रधानमंत्री जी आए थे पिछले बार चुनाव में मोतिहारी में। उन्होंने कहा कि अगली बार मैं यहाँ आऊंगा और इसी चीनी मिल के चीनी से मैं चाय पीऊंगा। उस दिन गए, वहां पर लोग सवाल जानना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री जी क्या हुआ आपके इस वादे का। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री जी जो वादे करके गए हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, एक पटना, साधारण सी बात, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ा के प्रधानमंत्री जी से कहे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। अब अभी मृत्युंजय जी जिस बौखलाहट में बोल रहे थे, यह बौखलाहट स्वाभाविक है, जब कोई हारने लगता है तो होती है। अब नीतीश जी को देखिए, नीतीश जी को आप बहुत पहले से कवर करते होइएगा, क्या शालीनता उनके बातों में रहती थी, एक एक शब्द चुन कर बोलते थे। और इस बार स्थिति यह हो गई कि माँ बेटी को गाड़ी देने पर उतर गए। माने 9 बच्चा पैदा करना, माने महिलाओं के साथ किस ढंग से अमर्यादित भाषा का व्यवहार, उस महिला के साथ जो उनकी भाभी लगती हैं, जिनको कभी भाभी मानते रहे हैं। संदीप त्रिपाठी आऊंगा प्लीज, संदीप त्रिपाठी जी आऊंगा आपके पास प्लीज। हाँ, तो इस ढंग से बौखलाहट, और बिहार में आज आप देख रहे हैं बदलाव की आंधी चल रही है, बदलाव की आंधी चल रही है, कहीं भी एनडीए दिखाई नहीं पड़ रहा। जवाब ले लेते हैं, एस अहमद साहब जुड़े हैं। संदीप जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले एस अहमद साहब के पास जाना चाहूंगा। एस अहमद साहब, बौखलाहट क्यों है? एस अहमद साहब,
3/4 चित्ररंजन भाई अपनी बात चित्ररंजन जी प्लीज बोलने का मौका सबको देना पड़ेगा। चित्ररंजन जी लौटूंगा आपके पास। एस अहमद साहब बौखलाहट क्यों है? सीधा सवाल है आपके ऊपर। अपना बोलते रहना वो चित्ररंजन जी देते रहते हैं बीच बीच में। राकेश भाई देखिए विकास जो है चित्ररंजन जी आत्मविश्वास दिखा रहे हैं अपना। चित्ररंजन जी आत्मविश्वास दिखा रहे हैं अपना टीवी स्क्रीन पर। जी 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 प्लीज। राकेश जी बिहार में वंशवाद है, जंगल राज है, ये हार रहा है। अब एक बार फिर से विकास जीत रहा है। जनता को पूरी तरह से विश्वास है कि विकास को ही जीतना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने पिछले 15 साल में, आप लोग कह रहे हैं विकास की बात, कोई लोग खोज रहा है विकास कहाँ। गगन साहब आऊंगा प्लीज। गगन साहब आऊंगा। गगन साहब प्लीज। गगन साहब मैं लौटूंगा। आपको वही बता रहे हैं, जरा सा आंखें खोलिए, देखिए, भ्रम मत फैलाइए। सत्ता को सुख का जब माध्यम बनाइएगा ना तो यही सब बोली निकलेगी। हम लोग सत्ता को सुख नहीं सेवा मानते हैं। आज जनता की हमने सेवा की है। कितने बखलाहट में आपकी बोली बता रही है, कितने बखलाहट में है आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपका समय था और आप जो अपना कहानी सुना रहे थे, हम चुपचाप सुन रहे थे। अब हम बोलते हैं तो आप बोलने नहीं देते हैं। गगन साहब मौका सबको देना पड़ेगा, लोकतंत्र है। गगन साहब मौका सबको देना पड़ेगा, लोकतंत्र है। जी जी ना बोलिए, ये भी बखलाहटे में है। ऐसे में साहब प्लीज देखिए, जनता जो है पूरी पिछले 5 साल में जो 7 निश्चय के काम हुए उसको देख रही है कि हर घर में आज बिजली पहुंच गई, हर घर में सड़क है, नाली है, हर घर में पीने का नल है, हर बच्चे को आज पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए का कर्ज दिया जाता है, मात्र 4% ऋण पर दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने अभी कहा है कि जीत के आएंगे तो वो कर्ज भी माफ कर देंगे। तो 4 लाख रुपया कर्ज दिया गया है, वो कर्ज भी माफ कर देंगे। बिहार में पैसे नहीं है, पैसा कहाँ से आ गया? अब देखिए, फिर आप जो जुमला बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो आप बताइए ना कि पैसा कहाँ से लाएंगे? 4.5 लाख नियुक्ति पड़ी हुई है, स्वीकृत पद 4.5 लाख। जी नहीं, देखिए 4.5 लाख नियुक्ति पड़ी हुई है। जी नहीं, देखिए ऐसे इस तरह से बुनियाद बात करने से फायदा नहीं होता है। आपका बजट कहाँ है, आप पैसा कहाँ से लाइएगा, कितना बजट लाइएगा? यहाँ आपको 2 करोड़ का बजट ही है और 1 करोड़ 44 लाख का बजट आप दे दीजिएगा 10 लाख लोगों को नौकरी में, तो आप समाज कल्याण को कहाँ से दीजिएगा? गगन साहब इन्होंने तो यहाँ तक का बजट प्रावधान तक पता नहीं है। गगन साहब, अहमद साहब प्लीज, मेरा एक सवाल है। अहमद साहब प्लीज, काम करने के लिए है, उसमें एडजस्ट कीजिएगा। अहमद साहब प्लीज। गगन साहब इनका तो सवाल ये भी है, इनका सवाल ये भी है कि तमाम जो युवा नेता बताकर के चुनावी मैदान में हैं, उनको बजट प्रावधान कैसे तय किया जाता है ये तक पता नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूं उनको। पहली बात तो जो है सो इतनी माने नीचा स्तर पर लोग चला गया है कि पढ़ाई पर और शिक्षा पर सवाल उठाता है। और बजट राकेश जी 4.5 लाख पद ऑलरेडी स्वीकृत है, जिसके लिए बजट जो पेश करते हैं उसमें प्रावधान उसका है। वह पैसा घोटाला करके इन लोग खा जाते हैं। 10 लाख की बात है तो 4.5 लाख का तो ऑलरेडी बजट में प्रावधान है, जो बजट के द्वारा पेश किया जाता है। बजट जो पेश किया जाता है ये तो बताते हैं, लेकिन बजट में खर्च कितना कर पाते हैं? 60% पैसा ही खर्च कर पाते हैं, 40% ही खर्च नहीं कर पाते हैं। चलिए संदीप त्रिपाठी जी के पास चलेंगे। संदीप त्रिपाठी जी के पास चलेंगे, काफी लंबा वक्त हो गया उन्हें इंतजार करते हुए। संदीप त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात, एक मेरा सवाल ये भी है, पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि एनडीए का जो लोग विरोध कर रहे हैं बिहार को लालच की निगाह से देख रहे हैं। जैसे अभी हमारे मित्र जो है जदयू के बार बार बिजली की बात कर रहे थे कि बिहार के लोगों को बिजली दी गई, तो आप मोदी जी का भाषण याद कर लीजिए। लाल किले से उन्होंने कहा था कि देश के 18,000 गांवों में लाइट आज तक नहीं पहुंची है। मोदी जी का बयान है, मेरा नहीं है। उनके हिसाब से उनके आने के पहले सिर्फ 18,000 ऐसे गांव थे जहां पर लाइट नहीं पहुंची थी। पर मोदी जी ने ये नहीं बताया कि देश में गांव कितने हैं। देश में गांव है 4,71,486 गांव, मतलब 97% जगह पर लाइट मोदी जी के आने के पहले पहुंच गई थी। तो आप ये जो हमारे जेडीयू के भाई साहब हैं, हमारे मोदी जी हैं जो गुमराह करने में माहिर हैं, वो सिर्फ गुमराह करने की राजनीति करते हैं। आज ये बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। मोदी जी आज बताइए, सत्ता में आप 15 साल से हैं,
आज आप विपक्ष को घेर रहे हैं, आप सत्ता पक्ष में हैं, आप आज जवाब देने का नंबर आपका है, आप अपने काम के आधार पर वोट मांगिए। लेकिन नहीं, आज भी आप वही गंदी राजनीति करते हैं, विपक्ष पर घटिया आरोप लगाकर, गंदी राजनीति करके। और एक सबसे बड़ी चीज ये होती है, मैं तो ये चीज चुनाव आयोग से भी मांग करना चाहूंगा और ऑल पार्टी मान के चलिए, इस चीज की मांग उठनी चाहिए कि जिस दिन वोटिंग होती रहे उस दिन कोई भी बड़ा नेता प्रचार ना कर सके। आज आप देखेंगे कि अपने गोदी मीडिया के माध्यम से सारा दिन इधर वोटिंग होती रहेगी, सारा दिन मोदी जी का भाषण चलेगा। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, इसकी मैं मांग करता हूँ। नहीं, लेकिन संदीप त्रिपाठी, इसमें गोदी मीडिया कहाँ से आ गया? संदीप त्रिपाठी, गोदी मीडिया कहां से आ गया? अगर देश का प्रधानमंत्री कहीं पर रैली करने के लिए जा रहा है तो मीडिया कवर करेगा ना। इसमें गोदी मीडिया, अगर कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वहां पर भी मीडिया पहुंचेगा। इसमें गोदी मीडिया का सवाल, मुद्दा कुछ आप लोग डाइवर्जन करते हैं, आप लोग डाइवर्ट करते हैं मुद्दे को। मृत्युंजय झा साहब से जवाब लेंगे, मृत्युंजय झा साहब से जवाब लेंगे प्लीज। संदीप त्रिपाठी लौटूंगा आपके पास में। झा साहब, सीधे तौर पर संदीप त्रिपाठी ने यह कहा है केवल जुमले फेंकने का काम है और कुछ नहीं है, और कुल मिलाकर के जिस तरीके से बातें की जाती है वो बातें असल में होती नहीं है। जिन विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, बीजेपी उन मुद्दों पर बात नहीं करती है, सिर्फ उन मुद्दों का डाइवर्जन करने की कोशिश करती है। संदीप त्रिपाठी ने बोला, ये हमारे मित्र लोग जो बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं, ये बताइए ना, 96 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और लगातार हम लोगों ने 2004 तक जो काम किया वो कांग्रेस के कोटे में चला गया क्या? अटल जी का जो काम हुआ, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे बड़ी बड़ी योजना हो, चाहे परमाणु विखंडन का काम हो, इतने बड़े बड़े काम हुए, सब कांग्रेस के खाते में चला गया क्या? आप कांग्रेस लंबे समय तक शासन चलाया, आपने क्या था? आपने इस देश का कौन सा स्ट्रक्चर खड़ा किया था? आपने स्ट्रक्चर तो खड़ा किया नहीं और आप आज प्रवचन देने के लिए बैठ गए। 2014 में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, लगातार इस सरकारों ने काम करके दिखाया। 6 साल में अगर राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर बना है तो क्या आपने बनवा दिया क्या? इस देश में जब कश्मीर के इशू पर अगर आज इस प्रकार का वातावरण, कश्मीर के लोग भी भारत के लोग चुनाव बिहार में है, वैसे अगर कश्मीर में रहने वाले लोग बिहार पर बात कीजिए, बिहार पर गलत किया मोदी जी ने। मोदी जी ने तीन तलाक के लिए महिलाओं को जो शोषण किया जाता था, मुस्लिम महिलाओं को, उसके लिए अगर 3 तलाक का कानून पास किया तो क्या गलत किया मोदी जी ने? आप ये बताइए हमको, मोदी जी ने अगर हर काम किया, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं संदीप त्रिपाठी, जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे हो, बर्दाश्त कीजिए, बर्दाश्त की दवाई खाइए, क्योंकि सरकार ने जितना काम कर दिया आपके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब दे रहे हैं, आपके आरोपों का भी जवाब दे रहे हैं संदीप त्रिपाठी। संदीप त्रिपाठी, आप भी बीजेपी को भी सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। झा साहब आप सत्ता में हैं, झा साहब आप सत्ता में हैं, आपसे सवाल किए जाने वाजिब है। झा साहब प्लीज, झा साहब मैं रेस्पेक्ट करता हूं आपकी। झा साहब प्लीज सुनने की आदत तमाम मेहमानों को डालनी पड़ेगी, क्योंकि सत्ता पक्ष से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना। आप तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बिहार का रण देख रहे हैं आप, मेरे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। चितरंजन गगन साहब आरजेडी नेता हैं, मृत्युंजय झा साहब बीजेपी लीडर है, साथ ही नीलांशु रंजन साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, वहीं संदीप त्रिपाठी कांग्रेस लीडर के तौर पर मेरे साथ पैनल में शामिल है। संदीप त्रिपाठी कुछ बोलना चाह रहे थे आप ब्रेक पर जाने से पहले, प्लीज। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 370 धारा आज भी है। पहली बात तो ये जान ले, आज तक नहीं जानते हो
तो अमित शाह का भाषण राज्यसभा में सुन ले। उन्होंने कहा कि जो है धारा 370 के सभी खंड समाप्त किए जाते हैं सिवाय खंड 1 के। तो इसका मतलब 370 आज भी है, उसमें संशोधन हुआ, उसके पहले भी 21 संशोधन हो चुके हैं। अब वही रही बात हमारे मित्र वंशवाद का मुद्दा उठाए। अमित शाह भैया ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे कौन से क्रिकेटर है कि उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाता है, ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं कि 100% जो है 100 गुना उनकी संपत्ति बढ़ जाती है। और वंशवाद की बात करते हैं तो अनुराग ठाकुर क्या है, चिराग पासवान जिसके साथ आप अलायंस दो अलायंस किए घूम रहे हैं, नीतीश जी को अलग से समझा रहे हैं, चिराग पासवान को अलग समझा रहे हैं। वंशवाद के प्रोडक्ट है चिराग पासवान, आप उनको निगलेक्ट कर दीजिए। और रही बात आप निगलेक्ट करना है पंकजा मुंडे को कर दीजिए, पंकज सिंह को कर दीजिए, अनुराग ठाकुर को कर दीजिए, दुष्यंत सिंह को कर दीजिए, उन पर आप बात नहीं करेंगे। आप वंशवाद की बात करते हैं। जब पहले पिताजी का नंबर नहीं आया था, जनता ने जब पिताजी को मौका नहीं दिया था, तो आपके लड़के कहां से आते। जब पिताजी का नंबर आया तो आज बेटे राजनीति में आ रहे हैं और लगातार यह क्रम जारी है। यह भारतीय राजनीति का सच है, इस बात को हर कोई स्वीकार करता है। और भारत की जनता और राजनीतिक पार्टियां इस चीज को भली बात मानती है, आरोप प्रत्यारोप करना अलग बात है। और रही बात अब पाकिस्तान की बात की इन्होंने, पाकिस्तान पर आप समझिए कि इनकी साठगांठ इतनी तगड़ी है कि जब भारत में चुनाव होगा तो वहां से हाफिज सईद मोदी जी के खिलाफ बयान देगा और उसका माइलेज कौन लेगा। नहीं, लेकिन सेना की स्ट्राइक पर तो सवाल आप भी खड़े करते हैं। नहीं, लेकिन सेना के सौरे पर तो सवाल आप भी खड़े करते हैं। बिल्कुल, सुन तो लीजिए हमारी, मैं कहना क्या चाहता हूँ, सुनिए आप, समझिए और जनता इस बात को समझेगी। मेरी बात तो आने दीजिए कि सईद अगर मोदी जी का नुकसान चाहेगा तो चुनाव के समय कतई पाकिस्तान से मोदी जी के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा। इस बात को जनता समझने लगी है। इनकी साठगांठ है, तब ये वहां से बयान दिलवाते हैं और उसका फायदा यहाँ पर लेते हैं। ये 2018 में अभी तक हमारे जदयू के मित्र कह रहे थे डेवलपमेंट कितना किया, तो 2018 में मोदी जी पूरे बैंड बाजे के साथ जो है पूरे बिहार को बताए थे। तो 13 साल का आपका तो कार्यकाल ऐसे ही मोदी जी ने बता दिया कि आपने कुछ नहीं किया था। ये 2018 में जनता के बीच में मोदी जी ने नीतीश जी के खिलाफ में जो बोले हैं, भाषण दिए हैं, वो जनता जान रही है। अब रही बात आप मोदी जी के खिलाफ क्या बोले हैं, आप भी जान रहे हैं। तो आप बताइए ऐसा कौन सी बात हो गई कि 3 साल में आप 15 साल के डेवलपमेंट की बात करने लगे और आपकी बातें सही है। तो इसका मतलब है कि आप जनता के बीच में एक्सपोज हो चुके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता के बिना आप नहीं रह सकते हैं। नीलांशु रंजन साहब के पास आऊंगा। झा साहब और गगन साहब आपके पास लौटू, उससे पहले नीलांशु रंजन साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। महत्वपूर्ण सवाल है रंजन साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विकास का दावा किया जा रहा है, विकास के दम भरे जा रहे हैं, भविष्य के बिहार की तस्वीर दिखाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक चीज और देखने को मिल रही है, तेजस्वी यादव की सभाओं में जिस तरीके से भीड़ उमड़ करके आ रही है और कहीं न कहीं जहां जहां हमारे रिपोर्टर्स तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, तो कहीं कि तेजस्वी यादव या चिराग पासवान या तेज प्रताप यादव एक युवा चेहरे के तौर पर नेतृत्व की भी बातें निकल करके सामने आ रही है। अब की बार बिहार उन मुद्दों पर वोट देगा जो अभी तक पूरे नहीं हुए, या अब की बार बिहार वाकई में कोई युवा चेहरा चाहता है? किस तरीके से देख पा रहे हैं नीलांशु रंजन साहब? देखिए, दोनों बातें हैं। बिहार युवा चेहरा भी चाहता है और बिहार जो है सही मायने में विकास की बात भी करना चाहता है, सिर्फ लफाजी की बात नहीं चाहता है। आपको मैं बिंदुवार बताता हूँ, मुझे 5 मिनट के 4 मिनट के वक्त। बिल्कुल, जी जी। आप पिछले 15 वर्ष चले जाते हैं पीछे, आप जंगल राज की बात आप करते हैं। आप अपने 15 साल आपने भी काम किया और 15 साल का जो है वो वक्त कम नहीं होता है। आप जो है फर्स्ट प्रीमियर में आप बात करते थे एक बात की, फर्स्ट के लिए निकल गया, सेकंड के लिए निकल गया, थर्ड के लिए निकल रहा है, अब 2-4 दिन का बाकी रह गया है और आप फिर वही चले जाते हैं जंगल राज। इसका मतलब आप कहीं न कहीं जो आप वॉक क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर वो जंगल राज था जितना आतंक राज की आप चर्चा करते हैं नीतीश कुमार जी, तो जंगल राज साथ गए क्यों थे 2015 में ये लालू जी के साथ? उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा वगैरह वगैरह। बीजेपी का फुल फॉर्म बताते थे, बड़का जुत्था पार्टी। और उस समय मोदी जी ने भी कहा था कि नीतीश जी के डीएनए में ही कुछ न कुछ खराबी है। तो अब राजनाथ सिंह भी परसों बयान दे रहे थे कि इनके गवर्नेंस में कहीं कोई शिकायत नहीं है, ये बहुत अच्छे मिनिस्टर साबित हुए हैं, बहुत अच्छा गवर्नेंस रहा है, लेकिन उस समय इनके डीएनए में खराबी नजर आ रही थी। दूसरा बता तीसरी बात, अभी कोई भाई साहब कह रहे थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, 9वीं पास की बात थी। ये कई बार मैं सुन चुका हूँ, ये बार जो है अश्विनी चौबे भी कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं 9वीं पास। तो क्या आपके संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है, जो पीएचडी कर लिया, वही चुनाव लड़ सकते हैं? अगर ऐसा है तो संविधान में चेंज करवाइए। आप स्कूल से चले जा रहे हैं, बेकार की बात है, 9वीं पास 10वीं पास से चले जा रहे हैं और नौकरी का क्या पता 9वीं पास है। तो अगर नौकरी का जो है अगर नहीं पता है तो मोदी जी को तो बहुत पता होगा। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दी जाएगी, कहाँ चला गया वो?
अगर नहीं देते हैं तेजस्वी, मैं बता दे रहा हूँ, अगर तेजस्वी नहीं देते हैं तो जिस तरह से आज जुमलेबाजी का ये कहा जा रहा है, मोदी जी के सर के ऊपर चढ़ा ये मरा जा रहा है, तो वो सिर्फ जुमलाबाजी था। और नितिन गडकरी ने कहा भी था वो जुमलेबाजी था। तो वही बाद में इनके बारे में कहा जाएगा कि तेजस्वी ने जुमलेबाजी की थी, कुछ नहीं की थी। जंगल राज की बात आ गई। अब उन्होंने कहा था पलायन, पलायन हुआ, ठीक है 15 साल पहले बहुत ज्यादा पलायन हो गया। 15 साल आपको वक्त मिला था, आपने वापस क्यों नहीं बुलाया? आप यहाँ रोजगार देते, लेकिन नीतीश जी हाथ खड़े कर देते, कहते मैंने यहाँ उद्योग इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पर समंदर नहीं है, ये लैंड लॉक है। ये तो अजीब तर्क दे रहता है। मतलब इसका मतलब कि अब यहाँ पे नौकरी होगी ही नहीं, यहाँ पे उद्योग धंधे लगेंगे ही नहीं। मामला खत्म, फिनिश कर दिया उन्होंने जो है। और अभी एक कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में जो काम हुआ उससे कांग्रेस की लड़ी। ठीक है, वाजपेयी जी के टाइम में कामों में मानता हूँ, फिर नहीं लेना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन फिर आप उनको सिर्फ नहीं देते हैं जवाहरलाल नेहरू के टाइम को कि जो IIT जिन्होंने खड़ा किया, IIM खड़ा किया, सेल खड़ा किया, भेल खड़ा किया, इसके चीजों को खड़ा किया उन्होंने जो है जिसमें, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं इसमें तो कुछ काम ही नहीं हुआ था। वो सारे कामों पर आप पानी फेरेंगे। जबकि वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं ये कतई नहीं कह सकता हूँ कि पिछले 50 साल सरकार ने कोई काम नहीं किया। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो ये हमारी गलत नीति होगी। ये वाजपेयी जी का भाषण दिया था। लेकिन ये लोग कहेंगे कि कुछ काम ही नहीं हुआ, कुछ काम ही नहीं हुआ। तो किसने बनाया है, किसने बनाया है, किसने बनाया सेल भेल, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ स्टैब्लिश की। अगर आपने जो काम किया उसको आप गिनाइए नीतीश जी, आपने 15 साल में आपने क्या किया? सिर्फ आतंक का वो डर मत दिखाइए, और आतंक था तो आप गए क्यों थे, मेरा ये सवाल है। चलिए SMS साहब कुछ बोलना चाह रहे थे आप, SMS साहब प्लीज कंटिन्यू। फैलाने की जो स्थिति पैदा कर रहे हैं, आप 15 साल पहले के बिहार को याद कीजिए। बिहार एक अंधकार में जी रहा था, सड़क पर चलने से लोग डरते थे, IAS अफसर पिटाता था, IPS अफसर पिटाता था। हर एक व्यापारी को डर रहता था कि भाई कब मैं उड़ जाऊंगा बिहार से, कोई ठिकाना नहीं है। पलायन इस वजह से हुआ बिहार से, लोग छोड़ के भाग गए, हर कोई यहाँ से भागा। और जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का शासन संभाला, शासन पद संभाला, सुशासन का राज स्थापित किया, जीरो टॉलरेंस किया क्राइम पर, अपराध पर, भ्रष्टाचार पर, किसी तरह का कहीं अपराध नहीं हो, इसके लिए पूरी तरह से जनता के मन में विश्वास जगाया। और मेरे कांग्रेस के भाई बोल रहे थे कि बिहार में बिजली रहती थी। अरे बिहार में 500 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था, आज 6000 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है। बिहार में बिजली रहती नहीं थी, आती नहीं थी, जाती थी। ये बिहार की स्थिति थी। बिहार में आज 24 घंटे बिजली है हर घर में, गांव के 6 साल के बीच में कितनी NTPC लगे और उसके पहले कांग्रेस के शासनकाल में कितने लगे? केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार NTPC नहीं लगाती है। वाड्रा घोटाला, ये सब आप अपना याद कीजिए कि आपने कितने घोटाले किए देश को, जिस तरह से आपने लूटा है कांग्रेस की सरकार में 70 साल में। बिहार को आपने क्या बनाया? बीमारू राज बनाया, एक ऐसा राज बनाया आपने, बीमारू राज। राजद ने तो जंगल राज बनाया, आपने कांग्रेस को बिहार को ज्यादा लूटा, बिहार को बीमारू राज बना दिया। एक ऐसा राज जिसका कुछ नहीं हो सकता है। ये नहीं बोलिए भाई, सुनिए, आपका समय आएगा तो बोलिएगा। हमारे समय में आप चिल्ला रहे हैं, आपके समय में तो चुप यही देखिए, राजद के साथ जाने से कांग्रेस की स्थिति भी यही हो गई। संदीप जी आऊंगा, संदीप जी आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, आपका वर्जन लूंगा इस पर, लेकिन उससे पहले SMS साहब की बात पूरी होने दीजिए, प्लीज कंटिन्यू। कांग्रेस ने बिहार को बीमारू राज बना दिया। कांग्रेस बिहार में खनिज निकलते थे, कांग्रेस ने नीति बनाई फ्रेश टेक्नोलॉजी, जिसके तहत बिहार का खनिज जाकर के मद्रास में और महाराष्ट्र में जाएगा उसी दर पर जो दर पर बिहार में बिकता है, जिसके वजह से बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकी। और यहाँ से खनिज निकलता था और जाता था महाराष्ट्र और कर्नाटक और चेन्नई, और वहां पर जाकर के इंडस्ट्री लगाते थे। 1952 में ये इंडस्ट्री फ्रेट टेक्नोलॉजी पर पॉलिसी इन्होंने लागू की, जो कि 1993 में जाकर के बंद हुआ। इसके वजह से बिहार पिछड़ गया और बिहार बीमारू राज बना। और इस बीमारू राज बनाने वाले ये लोग हैं, इन्होंने बिहार को बीमार किया। राजद ने बिहार को जंगल राज बना दिया। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ जंगल राज बनाया, ये न्यायालय का दिया हुआ वर्जन है कि बिहार के राज जो है जंगल राज के तरह है, बिहार में इस प्रकार के का राज हो गया है। ये स्थिति इन्होंने बताई कि बना दी। उस शासन को जब विकास के रास्ते पर आज दौड़ा दिया, जहाँ पर मूलभूत संरचनाएं नहीं थी, पानी नहीं था, सड़क नहीं थी,
बिजली नहीं थी। आज उस पर गगन साहब कुछ बोल रहे हैं, गगन साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, गगन साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, ये जो कह रहे हैं, न्यायालय ने कहा जंगल राज, न्यायालय ने यह भी कहा कि जंगल राज के भी कुछ नियम हैं बिहार के बारे में, नीतीश सरकार के बारे में। सुप्रीम कोर्ट कहा कि जंगल राज के भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन यहाँ तो महाजंगल राज है। नहीं ऐसे में आप चुप रहिए, आप ऐसे मत साहब, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ऐसे मत साहब, सुनने दीजिए, सुनने दीजिए। ऐसे मत साहब, आपकी बात पूरी सुनिए, आपकी बात पूरी सुनिए। एक जिम्मेदार विपक्ष का धर्म निभाया उन्होंने, एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी का धर्म निभाया। पूरी बात सुनिए आपकी ऐसे मत साहब। अब इनकी बात सुन लीजिए, क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार इनको भी है और जवाब देने का अधिकार भी है। प्लीज प्लीज। अच्छा, पूछे भाई, पूछे। इतना हार में इतना बौखलाइए नहीं। अरे राकेश जी पूछिए, अरे चितरंजन भाई पूछे ना। राकेश जी, यह एनसीआरबी का रिपोर्ट है, मेरा नहीं, भारत सरकार के एनसीआरबी का रिपोर्ट यह है। कॉग्निजेबल केस हुआ 2005 में 1,04,778, 2019 में हुआ 2,69,096। किडनैपिंग का केस 2005 में जब इनको सत्ता सौंपा गया था 2,226, 2019 में हुआ 10,925। रेप का केस 2005 में 973, 973 और 2019 में 1,450। बाप रे बाप, बात करेगी। सुनिए, रोड रॉबरी 2005 में 1,310 और 2019 में 2,046। यह हुआ इनका लॉ एंड ऑर्डर। और उसके बाद दावा करते हैं नीति आयोग का ही रिपोर्ट है पास में। नीति आयोग का रिपोर्ट, नीति आयोग के रिपोर्ट में हर मामला में फीसदी चले गए हैं। और क्राइम का जो कह रहे थे 23वां पोजीशन, तो 2005 में उस समय बिहार 17वें पोजीशन पर था और आज 23वें पोजीशन पर। बात करते हैं बिजली का, एक बिजली का उत्पादन इन्होंने नहीं किया। जो कांग्रेस का इस्टेब्लिश किया हुआ है उसी से बिजली उत्पादन होता है। बिजली जो गांव में पोल लगा वह इनका देन नहीं है, वह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो चला था यूपीए सरकार के समय में, उसकी देन है। जिस सड़क की आप बात करते हैं वह यूपीए सरकार के समय में जब डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे, उनकी देन है। उसकी मरम्मती नहीं करवा पा रहे हैं, उसके मरम्मती के नाम पर जो पैसा है वह खा जा रहे हैं। यह जो कह रहे हैं लालू यादव जब रेल मिनिस्टर बना 10 रुपया प्लेटफार्म टिकट था, उसको उन्होंने 2 रुपया पर किया और इन्होंने उसको 50 रुपया कर दिया। यह इनकी उपलब्धि है। 3 कारखाना बिहार में स्थापित किए। और यह बात करते हैं उस अति का, लालू यादव का और यूपीए सरकार का और राजद और कांग्रेस का सर मानी चाहिए। इनका बांध खा जाता है चूहा। जवाब ले लेंगे, मुंगेर की घटना पर भी जवाब लेना बाकी है, जवाब लेंगे। उससे पहले डॉक्टर संजय कुमार जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संजय जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और उससे पहले संजय जी मैं आपके पास लौटूं, उससे पहले संदीप त्रिपाठी जी के पास आना चाहूंगा, काफी देर से बैठे और कुछ बोलना चाह रहे थे। संदीप जी प्लीज। जी, अभी हमारे मित्र ने बहुत से आरोप लगाए और बहुत सी बातें की। तो आज जो है बिहार का जो युवा है वो चुनाव जो है तेजस्वी की तरफ देख रहा है और उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और दूसरी बात, जो और भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो पलायन करके लोग गए थे, जो पैदल चलकर आए हैं, जिनके पाँव में छाले पड़े गए और बच्चों के जो है पैर से खून निकला, तो उनको याद है आप जो है साधन नहीं उपलब्ध करवा पाए, आप उनको गाड़ी नहीं दे पाए, आप उनको ट्रेन नहीं दे पाए, ये बातें याद है। और रही बात तेजस्वी के एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी का एजुकेशन भैया कौन सा है? कौन सी डिग्री उनके पास है? आज तक आप पीएमओ के वेबसाइट पर जाकर देखिए, उनकी योग्यता आपको नहीं मिलेगी। फर्जी डिग्री ये दिल्ली के लिए घूम रहे हैं, फिर पता चला गुजरात यूनिवर्सिटी की है। आप दूसरे के एजुकेशन पर सवाल उठाएंगे, कम से कम तेजस्वी की फर्जी डिग्री तो नहीं है। फर्जी डिग्री धारक क्या बात करेगा किसी के डिग्री पर? 9 है तो 9 है, लेकिन फर्जी डिग्री नहीं लिए हैं। और रही बात, आप सार्वजनिक बात चल रही कि क्या कांग्रेस ने किया वहाँ चेन्नई में, आज भी अगर कोयला छत्तीसगढ़ में
या जो है झारखंड में मिलता है, तो झारखंड में जो रेट है वो झारखंड वाले को भी वही रेट मिलेगा, या उत्तर प्रदेश में कोई चीज है तो वही रेट मिलेगी। आप जो टैक्स लगेगा, जो किराया लगेगा, वो अंतर आता है। ये आप मतलब कैसे गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। और जो सार्वजनिक उपक्रम लगे हैं, जो मोदी जी लगातार बेच रहे हैं, उसको मोदी जी ने लगवाया था या भाजपा ने लगवाया था? आज आप देखिए चौधरी चरण सिंह, अभी एक वीडियो, एक फोटो वायरल हो रही है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, बगल में लिखा हुआ है अडानी। तो आप जो है अडानी और अंबानी को जो लगातार एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, आप 50 रुपए आप टिकट की बात कर रहे हैं, 200 रेलवे स्टेशन आपने बेच डाले। आप लगातार जो सार्वजनिक उपक्रम बेचे, जो चीनी मिलें बिहार में चला करती थी, जो किसानों के हित में था, वो चीनी मिलें आज क्यों बंद है? 15 साल में आपने क्यों नहीं चालू कर पाए? आप जो है बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए? आप इस पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? और रही बात घोटालों की बात कर रहे थे, तो मोदी जी ने नीतीश कुमार के ऊपर 2015 के चुनाव में जो जो घोटाले के आरोप लगाए थे, क्या मोदी जी ने उस पर बरी कर दिया या उस पर कोई जांच हुई? जो क्लीन चिट मिल गई, शेल्टर होम घटना हुई थी, जो बच्ची का रेप हुआ था, उसकी आरोपी की पत्नी मंजू वर्मा को आप टिकट देते हैं। जदयू के बात जो कर रहे हैं आप, निजता की, शुचिता की शर्म आनी चाहिए आपको कि ऐसी घटना, आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले ऐसे में सब जवाब सोचकर रखिएगा। उससे पहले संजय कुमार जी के पास जाना चाहूंगा। संजय जी, चुनावी मोड़ बिहार का जिस तरफ मोड़ ले रहा है, प्रधानमंत्री की रैली आज हुई है और कहीं ना कहीं ये दावा उन्होंने किया है कि पहले फेज में एनडीए की वापसी हो रही है और दूसरे पेज और थर्ड पेज में पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से एनडीए सत्ता में आने की तैयारी में है। और साफ तौर पर विपक्ष पर तंज भी कसा है कि बिहार जंगल राज दोबारा नहीं देखना चाहता। जो एनडीए का विरोध कर रहे हैं वो बिहार को जंगल राज की तरफ लेकर के जा रहे हैं। एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए आपसे है कि जो भीड़, खासतौर पर मीडिया जिक्र बार बार इसलिए कर रहा है, तमाम न्यूज चैनल्स, तमाम पत्र पत्रिकाएं, तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ है, चिराग पासवान के चारों तरफ भीड़ है। क्या बिहार वाकई में उन मुद्दों को लेकर के बिहार का व्यक्ति मतदान कर रहा है, या एक बार फिर बदलाव की ओर देखते हुए कोई युवा चेहरा आपकी बार देखना चाहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं युवा तेवर और युवा चेहरे को देखने के लिए एक बड़ी, ये मान के चलें कि विकास के लिए बड़ी भविष्य की राह देखी जाती है। यानी कि उनके मन में, बिहार की जनता के मन में आपको क्या लग रहा है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कि युवा चेहरा या केवल सुशासन के दावे? किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि भीड़ परिणाम को तय नहीं करता। बिल्कुल। भीड़ एक माहौल बना सकता है, लेकिन भीड़ मतदान केंद्र तक पहुंच जाए और वह अपने निर्णय से वो चुनाव को प्रभावित कर दे, ऐसा कुछ नहीं देखता। मैं 2 उदाहरण बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। 2010 में लालू प्रसाद जी और रामविलास पासवान जी जब दोनों साथ थे, उनकी सभाओं में भी काफी भीड़ होती थी। परिणाम क्या आया? 2015 में मोदी जी की सभाओं में भी बहुत भीड़ होती थी। परिणाम क्या आया? तो भीड़ एक अलग पार्ट है और परिणाम एक अलग पार्ट है। आप जनरली देखेंगे कि महिलाएं भीड़ की हिस्सा नहीं होती है, बुजुर्ग भीड़ के हिस्से नहीं होते हैं। लेकिन अगर मतदान केंद्रों पर आप देखेंगे तो लंबी कतार लगी रहती है महिलाओं की, बुजुर्गों की लंबी कतार लगी रहती है। इस बिहार ने तो साबित कर दिया कि कोरोना काल में भी गजब का जीवट और गजब का साहस है बिहारियों के पास कि वह इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने से जरा भी परहेज नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ठीक है, कल क्या होगा, हेल्थ कॉन्शियस तो हम है, लेकिन हम अपना मतदान डालेंगे। तो भीड़ को हम उस रूप में न देखें। भीड़ तो सुनने के लिए भी आती है, भीड़ देखने के लिए भी आती है, भीड़ प्रायोजित भी होती है, भीड़ पोलराइज्ड भी होती है। चलो इनकी सभा है इसलिए इनकी सभा में चला जाए, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे किए जाए। तो भीड़ को हम उस रूप में नहीं देखते हैं। हाँ, मुद्दे हैं और ये पहली बार बिहार, इस बार जो मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी समझ ठीक न भी हो, कि पहली बार बिहार जातीय गणित से बाहर निकल करके और वो डिस्कोर्स में गया है, विमर्श में गया है, चाहे वो विमर्श विकास का हो, चाहे वो विमर्श रोजगार का हो। और रोजगार और विकास का जो विमर्श आया है, यह एक सकारात्मक संदेश है। और स्वाभाविक है कि जो नौजवान हैं, उनके आंखों में तो सपने हैं, उनके आंखों में तो एक है उम्मीद कि कल कोई बेहतर बिहार बनेगा तो हम पलायन के लिए मजबूर नहीं होंगे।
हम दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे। कोई ऐसा पेंडेमिक आएगा तो फिर हमें बिहार लौट करके नहीं जाना कोरोना ने पड़ेगा। बहुत कुछ सिखा दिया है, यानी कि कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखा दिया है बिहार के वोटर्स को कि क्या कुछ स्थितियां बन सकती थी, और जो पलायन का दर्द उन्होंने सहा है। ये यूं कहा जाए, बेरोजगारी की दर की अगर बात की जाए, दर की बात करना ठीक है, 3 से 4 बार हो गई, 46% के आसपास है, लेकिन कहीं ना रोजगार को लेकर के भटकाव और दूसरी बात पलायन का दर्द, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की पैंडेमिक चीजें अगर बार बार होती है या अमूमन 4, 5, 7, 10 साल बाद भी अगर रिपीट होती है, तो किस दौर से बिहार गुजर सकता है, उससे पहले ही इस प्रकार के इंतजामात हो जाए, बिहार उस विकास के रास्ते पर चल पड़े कि उससे बार बार गुजरना ना पड़े। यही कहना चाहते हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि वो जो नौजवान है, वो नौजवान यही चाहता है कि अब हम क्योंकि जो 30 साल का नौजवान है, वो 30 साल का नौजवान ने 15 साल लालू प्रसाद जी की सत्ता को भी देखा, 15 साल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को भी देखा। अब वो 30 साल का नौजवान उस अतीत और वर्तमान में कंपैरिजन में नहीं पढ़ना चाहता है, कल वो काल क्या था, आपका काल क्या है। वो कहता है कि हमें वर्तमान हमारे लिए क्या है, सो बताइए। लेकिन भरोसा किस पे करेगा? लेकिन भरोसा किस पे करेगा? एक 10 लाख दे रहे हैं, 19 लाख दे रहे हैं, भरोसा कौन करेगा? एक का दावा 10 लाख का, एक का 19 लाख का दावा है। जी, तो वर्तमान के ही दहलीज पर हमारी भविष्य की इबारत कौन लिखेगा? अब जो युवा यहाँ का है, अब इस पर डिस्कोर्स में गया है, इस पर विमर्श में गया है, और जो पार्टियां उनको कनेक्ट करने में सफल हो गई, तो इस बार का जो युवा मतदाता, चूंकि एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर युवा कहीं है तो वो बिहार के हैं। ठीक है, बिहारी मतदाता सबसे बड़े युवा है। तो युवाओं का जो इस बार का निर्णय होगा वह चीजों को प्रभावित तो करेगा, निश्चित रूप से करेगा। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट लेंगे। अहमद साहब, समय की कमी है, फाइनल कमेंट के तौर पर आपसे बेहतरीन वक्तव्य की अपेक्षा है। किस तरीके से अब स्थितियां तमाम दावे ठोके जा रहे हैं, लेकिन आगे जिस तरीके से संजय कुमार जी ने स्पष्टता के साथ में अपना व्यू रखा है, बिहार के युवा को रोजगार चाहिए, और रोजगार के साथ में वो तमाम आवश्यकता की वस्तुएं या चीजें, यूं कहा जाए, जिस पैंडेमिक से पूरा देश गुजर रहा है और बिहार में खासतौर पर असर पलायन का देखने को मिला है, वो दोबारा ना हो। क्या इस प्रकार की चीजों को लेकर आप आश्वस्त हैं कि उस दौरान जो इंतजाम आप लोगों ने किए, इसी वजह से आप सत्ता में वापसी करेंगे? हमने कोरोना में बहुत अच्छा व्यवस्था किया। कोरोना के दौरान ट्रेन भेजकर लोगों को बुलाया गया, कोरोना के दौरान लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री वर्चुअली सारे क्वारंटाइन सेंटर पर रहने वाले लोगों से बात कर रहे थे। सब लोगों को 5,500 6,000 रुपए करीब पैसा दिया गया, जिससे वो अपना जीवन यापन करे, और उनके ऊपर खर्चा किया गया खाने पीने और रहने के लिए। जहाँ तक सवाल है, एक बात बहुत अच्छी कही संजय जी ने कि बिहार का आज का नौजवान है वो रोजगार के प्रति देख रहा है, और रोजगार बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग भी बार बार उठा रहे हैं। तो आप ये मानिए कि रोजगार का मुद्दा तो बिहार में है ही, और माननीय नीतीश कुमार जी ने रोजगार के लिए बहुत से काम किए। देखिए 15 साल में बिहार में 8 लाख लोगों को करीब रोजगार मिला। आप देखिए कि राजद की 15 साल की सरकार थी और 1 लाख लोग को भी रोजगार नहीं मिल सका। चलिए ठीक है। आप तमाम मेहमानों, खासतौर पर संजय कुमार साहब आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अहमद साहब, समय की कमी है, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चित्रंजन गगन साहब, आपका आत्मविश्वास काफी कुछ देखने को मिला इस चर्चा के दौरान, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप त्रिपाठी, खासतौर पर काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन कई मरतबा मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर डीपली विश्लेषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक राज्य विशेष की बात नहीं है, उस बिहार का भविष्य कैसा होगा उस पर चर्चा महत्वपूर्ण और एक परिणाम तक जाना आवश्यक है। इसलिए चर्चा थोड़ा डेप्थ में जाती है, इसलिए समय थोड़ा कम मिल पाता है। फिर भी आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। कुल मिलाकर के बिहार के दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है, और दूसरी तरफ तीसरे चरण को लेकर के पीएम मोदी की रैलियां शुरू हो चुकी है। बिहार का मतदाता तय करेगा कि किस तरीके का बिहार आने वाले 5 सालों में देखने को मिलेगा। मुद्दे तमाम है, कोरोना के पलायन का दर्द भी है, रोजगार का मुद्दा भी है, तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी लोग जागरूक होने लगे हैं। लेकिन अंतिम उम्मीद उस जनता के पास में है, उस जनता के पास सत्ता की चाबी है कि आखिर अब की बार सिंहासन के ऊपर वो किसे बैठाती है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।